एक तरफा प्यार में पागल होकर किसी के पीछे पीछे घूमते रहने से अपनी बची कुची इज्जत भी चली जाती है। इसीलिए जब मुझे यह पता चला कि जिस स्कूल ब्यूटी ने मुझे 99 बार रिजेक्ट किया था, असल में वह मुझे पहली नजर में ही पसंद करने लगी थी, तो सोचो मुझे कैसा लगा होगा। वह बस इस बात का मजा लेना चाहती थी कि उसका पसंदीदा लड़का उसके पीछे पीछे घूमता रहे, और इसी अटेंशन के लिए वह मुझे बार बार रिजेक्ट करती आ रही थी। इस सच का सामना होने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसे अपनी तरफ से कोई अटेंशन नहीं दूंगा। मैं तुरंत अपने प्रोफेसर के पास गया और फॉरेन स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने को कह दिया। शहर छोड़ने से पहले मैं सब कुछ सही तरीके से दत्म करना चाहता था। मैंने प्लान बनाया कि लिन केन्यू की बर्थडे पार्टी में जाकर उससे अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लूंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी। उस प्राइवेट रूम के बाहर से मुझे अपने जान पहचान के लोगों की आवाजें आ रही थी। वे लोग बातें कर रहे थे कि लू सांजो को आने में इतनी देर क्यों हो रही है, क्या वह कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है? वह पहले ही 99 बार प्रपोज कर चुका है, तो क्या इस बार 100वीं बार प्रपोज करने वाला है? वे लिन केन्यू से कह रहे थे कि इस बार तो तुम्हें हाँ कह देना चाहिए, वरना तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड सच में हार मानकर भाग जाएगा। उन लड़कियों की बातें सुनकर लिन केन्यू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि लू सांजो मुझसे बहुत प्यार करता है, वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगली बार जब वह प्रपोज करेगा तो मैं हाँ कह दूंगी। उसकी इस ओवर कॉन्फिडेंट आवाज को सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। अब कोई अगली बार होने ही नहीं वाला था। पिछले 2 सालों से उसके पीछे भागते भागते मैंने अपना आत्मसम्मान पूरी तरह खो दिया था। दूसरों के तानों और मजाक को अनदेखा करके मैं रोज उसे इंप्रेस करने के नए नए तरीके ढूंढता था, लेकिन मेरे सच्चे प्यार के बदले मुझे कुछ नहीं मिला। कई बार मैंने हार मानने की सोची और रातों को अकेले बैठकर रोया भी, पर अगली सुबह फिर से हिम्मत जुटाकर उसके पीछे चल पड़ता था। यहां तक कि उसके साथ रहने के लिए मैंने अपनी मेहनत से मिले फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम को भी लगभग कैंसिल कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक जब मैंने लिन केन्यू का फोन चेक किया, तब जाकर मुझे असली सच्चाई का पता चला। उसके फोन में मेरा नंबर डियर हस्बैंड नाम से सेव था और उसकी गैलरी मेरी हजारों तस्वीरों से भरी पड़ी थी। उसे भी मुझसे प्यार है, यह जानकर मुझे जरा भी रुचि नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। यह सब मुझे एक घटिया मजाक जैसा लगा। मैं थक चुका था और हार मान चुका था। मैं बस उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहता था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे की सारी बातें अचानक बंद हो गईं। सब लोग ऐसे नाटक करने लगे जैसे उन्होंने मुझे देखा ही न हो और दूसरी बातें शुरू कर दी। लिन केन्यू ने भी अपना ड्रिंक उठाया, गेम में शामिल हो गई और बिना मेरी तरफ देखे बेहद सीरियस चेहरा बना लिया। उसकी यह एक्टिंग सच में कमाल की थी। कमरे में सबके इग्नोर करने पर भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैं शांति से जाकर कोने की एक खाली सीट पर बैठ गया। अगले 1 घंटे तक सब हंसते बोलते रहे, लेकिन मैं वहां होकर भी न होने जैसा अकेला बैठा अपना फोन चलाता रहा। पहले के दिनों में मैं उसकी एक झलक पाने या उससे बात करने का कोई भी बहाना ढूंढता रहता था। इस पार्टी में आने के लिए भी मैंने उसे कितनी मिन्नतें की थी और दूसरों से सिफारिश करवाकर इनविटेशन पाया था। आमतौर जो चीज इतनी मुश्किल से मिलती है, हम उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। लेकिन आज मेरा यह शांत और लापरवाह रवैया देखकर लिन केन्यू से रहा नहीं गया और वह चोरी छिपे मुझे बार बार देखने लगी। केक काटने के बाद गिफ्ट देने का समय आया। मैंने सबके खत्म करने का इंतजार किया और फिर चुपचाप उठकर अपने बैग से एक छोटा सा कैलेंडर निकालकर उसे दे दिया। वहां मौजूद सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे क्योंकि वह कैलेंडर बहुत छोटा और सस्ता सा दिख रहा था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचेंगे। मैंने लिन केन्यू से बहुत कैजुअली कहा कि आज से रोज इसका एक पन्ना फाड़ना, और जब तुम आखिरी पन्ने पर पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, वही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। यह सुनकर उसकी रूममेट्स जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि क्या यह एक 100वें प्रपोजल का काउंटडाउन है। लिन केन्यू के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपाकर फिर से सीरियस लुक अपना लिया और कहा कि मैंने बस सोचने को कहा था, हाँ करने की गारंटी नहीं दी थी। मुझे अच्छे से पता था कि वह आखिरी दिन मेरे प्रपोजल का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी से मेरे हमेशा के लिए गायब हो जाने का दिन होगा। मैंने उसे यह सब खुलकर नहीं बताया और बस मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं, पर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारा आइडियल टाइप लड़का आखिर कैसा होता है। मेरे यह पूछते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लिन केन्यू मुझे घूरने लगी और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तभी अचानक दरवाजा खुला और सू याशु एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स हाथ में लिए अंदर आया। उसे देखकर लिन केन्यू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जब याशु ने उसे विश किया तो लिन केन्यू ने टेबल पर उंगलियां थपथपाते हुए अपनी बात पूरी की कि मेरा आइडियल टाइप लड़का दिखने में बहुत हैंडसम, हमेशा एक्टिव और एकदम क्लीन लुक वाला होना चाहिए। यह सुनते ही याशु का चेहरा खिल उठा। लिन केन्यू तुरंत उसके पास गई और उसका गिफ्ट वहीं ओपन करने को कहा। सबका ध्यान उन दोनों पर चला गया और कोई भी पुराने टॉपिक पर बात नहीं कर रहा था। उन दोनों को इतने लोगों के
बीच इतना करीब देखकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी रात लिन केन्यू जहां भी जाती, याशु उसके साथ साए की तरह रहता। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे, अपने ड्रिंक्स और केक का पीस शेयर कर रहे थे। उन्हें इस तरह करीब देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। लिन केन्यू कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी और लड़कों से हमेशा दूरी बनाकर रखती थी, सिवाय याशु के, क्योंकि वे बचपन के दोस्त थे। उसके बालों को ठीक करना, क्लास में साथ बैठना, उसका बैग उठाना, ये सब वह खुद करती थी। उसका याशु को दिया जाने वाला यह स्पेशल ट्रीटमेंट पहले मुझे चुभता था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि वे भले ही बचपन के दोस्त थे, पर पहले कभी सबके सामने इतने करीब नहीं रहे थे। असल में याशु दिन भर लिन केन्यू के पीछे घूमता रहता था और वह उसे भाव नहीं देती थी। मेरी एंट्री के बाद मुझे जलाने और तरसाने के लिए उसने जानबूझकर मेरे सामने याशु के साथ करीब होने का यह नाटक शुरू किया था। उसके इस ड्रामे को देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। मैं अपना ग्लास रखकर बाथरूम गया, चेहरे पर पानी मारा और खुद को शांत किया। जब मैं टिश्यू से अपना चेहरा पोंछ रहा था, तभी याशु मेरे पास आकर खड़े होकर ताने मारने लगा कि लू सांजो, इतने सालों से रिजेक्ट होने के बाद भी तुम बिना किसी आत्मसम्मान के इस पार्टी में आ गए? तुम्हें शर्म नहीं आती? सब तुम्हें 99 बार प्रपोज करने वाला पागल कुत्ता कहते हैं। केन्यू दीदी सिर्फ प्यार करती हैं, अपनी आंखें खोलो। मैंने उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बहुत शांत रहकर कहा कि अपना बकवास बंद करो और जरा पीछे मुड़कर देखो। जब उसने पीछे देखा, तो वहां दरवाजे पर लिन केन्यू खड़ी थी। वह काफी देर से वहां थी और उसने सब देख लिया था। यह देखकर याशु तुरंत डर गया और अपनी हेकड़ी भूलकर एक मासूम सा चेहरा बना लिया। वह लिन केन्यू के पास गया और झूठ बोलने लगा कि लू सांजो ने ही पहले झगड़ा शुरू किया था। लिन केन्यू ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर भी उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसने मुझे एक ठंडी नजर से देखा और अपना जैकेट उतारकर याशु को पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर वापस रूम में ले गई। लिन केन्यू का यह रवैया देखकर याशु का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उसने मेरी तरफ देखकर एक नीच मुस्कान दी। मैंने अपना भीगा हुआ टिश्यू डस्टबिन में फेंका और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी और कैब मिलना मुश्किल हो गया था। लिन केन्यू ने अपने ड्राइवर को बुलाकर याशु को घर ड्रॉप करने की बात कही और चली गई। उन्हें जाते देख मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लगभग 2 घंटे ठंड में इंतजार करने के बाद जब बारिश कम हुई, तब मुझे एक कैब मिली। जब मैं रात के 2 बजे अपने घर पहुंचा और पासवर्ड डालकर दरवाजा खोला, तभी ठीक सामने वाला दरवाजा भी खुला। वहां लिन केन्यू खड़ी थी, जो अभी भी उसी पार्टी ड्रेस में थी। उसने गुस्से में कहा कि अगली बार से जल्दी आया करो, तुम्हारे दरवाजे की आवाज से मेरी नींद खराब होती है। मैं मन ही मन हंसा और बस ओके कहकर अपने कमरे में आ गया। 6 महीने पहले जब मुझे पता चला था कि लिन केन्यू ने हॉस्टल खाली कर दिया है, तो मैंने सिर्फ उसके करीब रहने के लिए यह अपार्टमेंट खरीदा था। उसे इम्प्रेस करने के लिए मैं उसका पड़ोसी बना, सुबह का ब्रेकफास्ट देने से लेकर रात को गुड नाइट कहने तक रोज नए बहाने ढूंढता था। लेकिन वह हमेशा मुझे इग्नोर करने का नाटक करती रही। आज रात भी वह कब की घर आ चुकी थी, लेकिन मेरी फिक्र में वह सोई नहीं थी और कपड़े तक नहीं बदले थे, पर सामने आते ही अजीब सा बहाना बनाने लगी। उसके इन ड्रामों से मैं थक चुका था। मैंने तुरंत अपने फोन में एक रियल एस्टेट ऐप खोला और इस अपार्टमेंट को बेचने के लिए डाल दिया। जब जाने का फैसला कर ही लिया था, तो सब कुछ ढक करके जाना ही बेहतर था। अगली सुबह जब घर बेचने वाली एजेंट आई और मैं उसे घर की डिटेल्स दे रहा था, तभी सामने का दरवाजा खुला। लिन केन्यू अपनी नई कार की चाबी लेकर बाहर आई। मेरे साथ एक अजनबी लड़की को देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसने पूछा कि यह कौन? तो मैंने बिना सोचे कह दिया कि यह मेरी कजिन है। इसके बाद मैं कॉलेज के लिए निकला, पर लिफ्ट के पास लिन केन्यू रास्ता रोककर खड़ी थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देती हूँ। मुझे उसकी यह अचानक बदली हुई केयरिंग आदत अजीब लगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन उसने ट्रैफिक और पर्यावरण सुरक्षा जैसे अजीब बहाने बनाकर मुझे अपनी कार में बैठने पर मजबूर कर दिया। पूरे रास्ते हम दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा रहा। मेरा यह शांत रूप देखकर वह काफी नर्वस लग रही थी। कॉलेज पहुंचते ही मैं सिर्फ थैंक्स कहकर कार से उतर गया। जैसे ही मैं कॉलेज गेट के अंदर गया, सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और कानाफूसी करने लगे। जब मैंने अपना फोन चेक किया, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ लिंक्स भेजे थे। किसी ने सोशल मीडिया के एक गॉसिप पेज पर मेरी और लिन केन्यू की पूरी कहानी शेयर कर दी थी, जिसका टाइटल था किंगडा कॉलेज का पागल कुत्ता। उस पोस्ट में मेरे लिखे लव लेटर्स के कंटेंट भी पब्लिकली लीक हो चुके थे। जब मैं नोटिस बोर्ड के पास पहुंचा, तो वहां भारी भीड़ जमा थी और मेरे लेटर्स बोर्ड पर चिपके हुए थे। लोग उन्हें पढ़कर मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि यह कॉलेज का नंबर 1 जीनियस एक लड़की के पीछे इस तरह आवारा घूमता है। इन बातों ने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। मैं गुस्से में भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और उन लेटर्स को फोड़ने लगा। तभी वहां याशु की कड़वी आवाज गूंजी, जो लिन केन्यू से पूछ रहा था कि इस लड़के ने आपको इतनी बार प्रपोज किया,
आप इससे कितना प्यार करती हैं? लिन केन्यू ने हमेशा की तरह ठंडे अंदाज में सिर्फ एक शब्द कहा, 0। यह सुनकर वहां मौजूद भीड़ का मजाक और बढ़ गया। लोग मुझ पर कमेंट्स करने लगे कि 99 बार प्रपोज करके भी तुम्हें सिर्फ अंडा मिला। अब तुम्हारा 100वां प्रपोजल कब है? हम तुम्हें कुछ टिप्स देंगे। मैंने अपनी मुट्ठी में उन फटे हुए लेटर्स को इतनी जोर से भींचा कि मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। मैंने उन लेटर्स को हवा में लहराते हुए पूरी भीड़ के सामने ऊंचे और कॉन्फिडेंट आवाज में अनाउंस किया कि ठीक है, मेरा 100वां प्रपोजल 3 दिसंबर को सुबह 9 बजे कॉलेज के मेन स्क्वायर पर होगा। आप सब अपने दोस्तों के साथ इसके गवाह बनने आ सकते हैं। यह कहकर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। मैंने अपने पास रखे बाकी के सारे लव लेटर्स निकाले, उन्हें एक एक करके फाड़कर जला दिया और राख को फ्लश कर दिया। उसी वीकेंड पर कॉलेज के एक पुराने और इनएक्टिव क्लब का मीटअप मैसेज आया। मैं वहां सिर्फ क्लब से अपना इस्तीफा देने गया था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं हैरान रह गया। लिन केन्यू वहां बैठी थी, जो आमतौर पर ऐसी जगहों पर कभी नहीं आती थी। मैंने उसे इग्नोर किया और कोने में जाकर बैठ गया। याशु के दोस्त मुझे देखकर कमेंट्स करने लगे कि केन्यू सिर्फ हमारे याशु की बात मानकर यहां आई है। मुझे उनके इस घटिया ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप संतरे छीलकर खाने लगा। तभी क्लब के प्रेसिडेंट ने ट्रूथ और डेयर गेम शुरू करने को कहा। न चाहते हुए भी मुझे खेलना पड़ा। कुछ राउंड्स के बाद लिन केन्यू हार गई। सब चिल्लाने लगे और उसे डेयर मिला कि कमरे में मौजूद किसी भी अपोजिट जेंडर को उसे 3 मिनट तक किस करना होगा। मुझे पता था कि वह मुझे कभी नहीं चुनेगी, इसलिए मैं नीचे देखकर पासों से खेलने लगा। उसने उम्मीद के मुताबिक याशु को चुना, लेकिन शर्त रखी कि कमरे की सारी लाइटें बंद की जाएं। अंधेरे कमरे में 3 मिनट बीतने के बाद जब लाइट ऑन हुई, तो लिन केन्यू अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन याशु पूरी तरह शॉक और टूटा हुआ सा खड़ा था, क्योंकि लिन केन्यू ने असल में उसे किस ही नहीं किया था। तभी अगला राउंड शुरू हुआ और पासा फेंकने पर बदकिस्मती से मेरा सबसे कम स्कोर आया। मैंने चुपचाप डेयर का कार्ड उठाया, तो मुझे भी वही सेम डेयर मिला जो लिन केन्यू को मिला था। यह देखते ही कमरे के सभी लोग बेहद एक्साइटेड हो गए और उनकी निगाहें कभी मुझ पर तो कभी लिन केन्यू पर टिक गईं। याशु के बीच में डगमगाना शुरू हो गया। मैं ऐसे नाटक कर रहा था जैसे मैंने कुछ देखा ही न हो। मैंने उस गेम पॉइंटर को खिसका दिया। वह मेरे सामने बैठी एक जूनियर लड़की पर जाकर रुक गया। सबको लगा कि मैं अब पीछे हटने वाला हूं। मैंने उस जूनियर लड़की से कहा, सॉरी, तुम्हें एक छोटी सी तकलीफ होने वाली है। जब उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया और वह उठने ही वाली थी, तभी अचानक लिन कियान उठी और उसने उस लड़की की कुर्सी को लात मारकर गिरा दिया। वहां क्या चल रहा था, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ही ठंडे अंदाज में बीच में टोकते हुए बोली, मैं बहुत देर से खेल रही हूं, मुझे थकान हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है। उसके रूममेट्स ने भी इसके लिए हाँ कह दिया, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को उस सजा को वहीं रोकना पड़ा। ब्रेक टाइम में कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी है। तुरंत उसके रूममेट्स वहां मौजूद लड़कों को साथ लेकर खाना और ड्रिंक्स खरीदने नीचे चले गए। करीब 20 मिनट हो गए पर वे अभी तक वापस नहीं आए थे। प्रेसिडेंट ने कहा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता और गेम कंटिन्यू करने का अनाउंसमेंट कर दिया। मैंने अपना फोन नीचे रखा और आसपास देखा। तब जाकर मैंने नोटिस किया कि वह जूनियर लड़की वहां नहीं थी। सच कहूं तो उस रूम में लिन केन्यू के अलावा और कोई लड़की नहीं बची थी। मुझे यह सब गेस करने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे अच्छे से पता था कि लिन केन्यू ने जानबूझकर यह सब किया है। लेकिन उसका प्लान क्या था, यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं उसके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने अपने सामने रखा 500 ml का ग्लास हाथ में लिया और सबकी तरफ देखकर इशारा किया। मैंने कहा कि मेरा सिलेक्टेड पार्टनर जा चुका है, इसलिए गेम के रूल्स के मुताबिक मैं यह ड्रिंक पूरा पीकर अपनी सजा खत्म कर रहा हूं। इतना कहकर चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए मैंने एक ही सांस में वह ग्लास खाली कर दिया। लिन केन्यू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उसे चुनने के बजाय ड्रिंक को चुनूंगा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वह एकदम लाल हो गई और हाथ में पकड़े पासे डाइस को इतनी जोर से दबाया कि आवाज आने लगी। वहां से आधे लोग जा चुके थे, इसलिए गेम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। पार्टी वहीं खत्म हो गई। सबके जाने तक मैं उस नशे की हालत में डगमगाते हुए वेट करता रहा। फिर मैंने अपने बैग से क्लब रेजिग्नेशन लेटर निकाला और प्रेसिडेंट को दे दिया। दीवार का सहारा लेते हुए मैंने नीचे जाने की कोशिश की। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मुझे धुंधला सा याशु वहां खड़ा दिखाई दिया। जब मैंने उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उसने मेरा हाथ बहुत तेजी से पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। उसने कहा, लाइट जलने के बाद तुमने मुझे अजीब तरह से क्यों देखा? मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। भले ही कैन अक्का ने मुझे किस नहीं, लेकिन उसकी एक वजह है। वह मेरी इज्जत करती है, इसलिए उसने ऐसा किया। उसकी बात सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आई, लेकिन मैं जानता था कि उस वक्त मैं जो भी कहूंगा उसे समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने बस सिर हिला दिया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह
100% सच है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन याशु ने मेरा हाथ और जोर से पकड़ लिया और मुझे डांटने लगा। हम दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मेरे पैर पहले से ही लड़खड़ा रहे थे, इसलिए मैं बैलेंस नहीं बना पाया। मैं सीधे पीछे की तरफ गिरा और उन ऊंची सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। मुझे देखकर डरा हुआ याशु भी अपना बैलेंस खो बैठा और मेरे साथ ही सीढ़ियों से नीचे गिर गया। हमारे गिरने की आवाज सुनकर वहां से जा रहे बाकी स्टूडेंट्स घबराकर भागे चले आए। हम दोनों को गंभीर चोटें आई थी, जिसे देखकर सब डर गए। आखिरकार लिन कैंड्यू ने किसी से कांटेक्ट किया और हमें अपनी फैमिली हॉस्पिटल ले गई। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मेरा बोन फ्रैक्चर हुआ है और अगर अभी सर्जरी नहीं की गई तो मैं हमेशा के लिए अपंग हो जाऊंगा। जब से हम घायल होकर आए थे, लिन कियान की नजर एक सेकंड के लिए भी मुझसे नहीं हटी थी। दर्द से पीले पड़े मेरे चेहरे और माथे से बहते पसीने को देखकर उसका दिल दहल गया था। ऑपरेशन थिएटर रेडी था, लेकिन उस हॉस्पिटल में यह सर्जरी करने वाला सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। अब पहले किसकी सर्जरी होगी, यह फैसला लिन कैंड्यू को करना था। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा और मैंने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन पहले मेरी आंखों में जो प्यार और पागलपन था, वह अब नहीं था। एक मरे हुए तालाब की तरह बिल्कुल शांत और सूनी नजर थी। उस नजर को देखते ही लिन कैंड्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर ने पूछा, मैडम, जल्दी फैसला कीजिए, पहले किसकी सर्जरी करनी है। मैं स्ट्रेचर पर बाहर लेटा हुआ था। बेहोश होने से ठीक एक सेकंड पहले लिन कैंड्यू ने बहुत कॉन्फिडेंस से एक नाम लिया जो मेरे कानों में पड़ा, याशु। पहले याशु को बचाइए। तुरंत डॉक्टर्स याशु को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। दरवाजा बंद होते ही मैं पूरी तरह बेहोशी में डूब गया। जब मेरी आंख खुली तो एक दिन बीत चुका था। आंख खुलते ही मैंने सबसे पहले अपने पैर को छूकर देखा। यह जानकर कि मेरा पैर अभी भी ठीक है, मैंने राहत की लंबी सांस ली। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्र है मैं अपंग नहीं हुआ। खबर मिलते ही मेरे पेरेंट्स घबराए हुए आए और उन्होंने मुझे टॉप फ्लोर के वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवाकर मेरी देखभाल शुरू कर दी। 2 घंटे बाद याशु को मेरे ठीक सामने वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया। लिन कैंड्यू खुद आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ले आई। चेकअप की सहूलियत के लिए दोनों वार्ड्स के दरवाजे खुले हुए थे, इसलिए अपोजिट वार्ड में जो कुछ भी हो रहा था मुझे साफ सुनाई दे रहा था। जब याशु दर्द से तड़पता तो लिन कैंड्यू उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें करती रहती। उसे हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं था, इसलिए वह खुद घर जाकर उसके लिए हेल्दी खाना बनाकर लाती। जब उसने कहा कि वह बोर हो रहा है तो वह टाइम पास करने के लिए कई सारे खिलौने और गेम लेकर आ गई। इन 10 दिनों में वे दोनों बहुत क्लोज आ गए थे। यहां तक कि हॉस्पिटल की नर्सें भी कानाफूसी करने लगी थी कि डायरेक्टर की बेटी को दामाद मिल गया है। मैं भी चुपचाप सब सुन रहा था, मैंने कुछ नहीं रोका। लेकिन मैं अच्छे से जानता था कि लिन कैंड्यू यह सारा नाटक सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही है, क्योंकि मैं जितनी बार भी अपने वार्ड का दरवाजा बंद करता, उतनी बार कोई ना कोई नर्स चेकअप के बहाने अंदर आती और दरवाजा खुला छोड़ जाती। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। डिस्चार्ज वाले दिन मैंने उन्हें फिर से बेसमेंट पार्किंग लॉट में आमने सामने देखा। मुझे आता देखकर लिन कैंड्यू ने व्हील चेयर पर बैठे याशु को गोद में उठाकर कार में बिठाया। याशु ने कहा, लुचांसो, तुम कैंड्यू के घर के अपोजिट ही तो रहते हो, चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। मुझे उससे बात करना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने सिर भी नहीं उठाया और अपने लिए आई कैब में जाकर बैठ गया। अपार्टमेंट पहुंचने पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि वे मेरी हेल्प करने आ रहे हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया और बैसाखियों क्रचेस के सहारे अकेले घर के अंदर चला गया। लिफ्ट बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पर आई। याशु को घर छोड़कर आने वाली लिन कैंड्यू अचानक उस लिफ्ट के अंदर आ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। जब लिफ्ट 17वें फ्लोर पर रुकी तो वह दरवाजे के पास ही खड़ी रही, बाहर नहीं गई। इसलिए बिना किसी ऑप्शन के मुझे ही अपनी बैसाखियों के सहारे पहले बाहर आना पड़ा। मैं बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन मेरे पीछे आ रही लिन कैंड्यू मुझसे भी ज्यादा स्लो चल रही थी। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें मुझ पर ही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर जब मैंने पासवर्ड डालने की कोशिश की तो अचानक मेरी बैसाखी फिसलकर नीचे गिर गई। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और धीरे से दीवार के सहारे टिक गया। गिरी हुई बैसाखी को उठाने के लिए जब मैं झुका तो अचानक मेरे सामने एक साया आया। लिन कियान भी झुकी हुई थी। मुझे लगा वह मेरी बैसाखी उठाने आई है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह अपने जूते के फीते शूलेस बांध रही हो। मेरे चेहरे पर एक ताने भरी हंसी आ गई। मैंने खुद बैसाखी उठाई और धीरे से अपने रूम के अंदर चला गया। कुछ दिन घर पर रेस्ट करने के बाद फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया। मुझे जल्द ही फॉरेन जाना था, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम को टाला नहीं और देने चला गया। एग्जाम हॉल में बहुत सारी सीढ़ियां थी। मेरे पैर का घाव अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए मैं फर्स्ट रो के बीच में बैठ गया।
कुछ देर बाद लिन कैंड्यू याशु को लेकर आई। मुझे देखते ही याशु तुरंत ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसके पैर में बहुत दर्द हो और वह फर्स्ट रो में ही बैठने की जिद करने लगा। लिन कैंड्यू ने उसे मेरे बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद दीवार की तरफ वाली सीट पर बैठ गई। एग्जाम शुरू हुआ। टीचर जब आखिरी सीढ़ी उतरकर नीचे गई, तब तक याशु ने वेट किया। फिर किसी को बिना पता चले उसने एक चिट कागज का टुकड़ा मेरी डेस्क के बीच में फेंक दी। वह रेलिंग से होती हुई मेरे ऊपर आकर गिरी। पेन पकड़े हुए मेरा हाथ वहीं रुक गया। इससे पहले कि मैं रिएक्ट करता, टीचर ने मुड़कर मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, एग्जाम से पहले मैंने कई बार कहा है कि मार्क्स कम आए तो चलेगा, लेकिन कैरेक्टर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चीटिंग मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने यह जानबूझकर किया है, लुचांसो। तुम्हारा एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तब जाकर मुझे समझ आया कि याशु का असली प्लान क्या था। लेकिन मैं यह बदनामी चुपचाप सहना नहीं चाहता था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और सीसीटीवी फुटेज चेक करने की डिमांड की। लेकिन बदकिस्मती से उस सुबह उस बिल्डिंग में पावर कट था, जिसकी वजह से कैमरे काम नहीं कर रहे थे। याशु के चेहरे पर शौक के बाद आई खुशी को देखकर मुझे बहुत भयंकर गुस्सा आया। लिन कैंड्यू याशु के बगल में ही बैठी थी। उसने वहां जो कुछ भी हुआ सब अपनी आंखों से देखा था। टीचर बिना सबूत के किसी को सजा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिन कैंड्यू को बुलाकर पूछताछ शुरू की। किंगड़ा कॉलेज का वह एग्जाम हॉल और वह पूरी बिल्डिंग लिन फैमिली के इन्वेस्टमेंट से बनी थी, इसलिए लिन कैंड्यू को किसी से डरने या किसी को मक्खन लगाने की जरूरत नहीं थी। स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स तक सब उस पर बहुत भरोसा करते थे कि वह हमेशा ईमानदार रहती है। सब कुछ सुनने के बाद लिन कैंड्यू ने मेरी तरफ देखा और फिर बहुत शांत आवाज में बोली, चीटिंग याशु ने नहीं की है। उसके यह शब्द कहते ही मुझ पर लगा आरोप कंफर्म हो गया। टीचर चिल्लाई, लुचांसो, अब तुम क्या बहाना बनाओगे? गलती भी की और अपने क्लासमेट पर इल्जाम भी लगा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो। पहले जो मार्क्स लाए थे, क्या वे भी ऐसे ही चीटिंग करके लाए थे? जो भी हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूरे स्कूल में अनाउंस करके तुम्हें सजा दूंगी। मैं वहीं सुन्न होकर खड़ा रह गया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे गड्ढे में गिर गया हूं। मुझे लगा था कि सही और गलत का फैसला करते वक्त लिन कैंड्यू हमेशा अपने उसूलों पर चलेगी, इसलिए मैंने उसका नाम लिया था। लेकिन सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद वह याशु को बचाने के लिए ऐसा झूठ बोलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं जो भी क्लेरिफिकेशन देता वह बेकार था। मैंने लिन कैंड्यू को 1 मिनट घूर कर देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। रोने की वजह से लाल हुई मेरी आंखों को देखकर उसके अंदर एक घबराहट सी दौड़ गई। वह बिना सोचे मेरे पीछे आई और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसने कहा, लुचांसो, मुझे पता है कि इसमें गलती याशु की ही है, लेकिन वह बहुत सेंसिटिव है। दूसरे लोग उसके बारे में गलत बातें करें, यह मैं नहीं देख सकती। उसने मुझसे एक बार भी माफी नहीं मांगी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ याशु को प्रोटेक्ट करने में था। मुझे शक होने लगा कि उस दिन जो फोटो मैंने देखी थी, वो कहीं कोई सपना तो नहीं थी। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुमने भी उसके साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाया था? वह दूसरों का ताना नहीं सह सकता, लेकिन मैं तो सह सकता हूं, है ना लिन कैंड्यू? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें 99 बार प्रपोज किया है इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं है और मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि किसी की बातों का मुझ पर असर नहीं होता? मेरी हालत देखकर लिन कैंड्यू की बाईं आंख फड़कने लगी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरा वह मतलब नहीं था। यह सिर्फ एक एग्जाम है, इन क्रेडिट्स को हम बाद में ठीक कर सकते हैं। आज तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी। मैंने ताना मारते हुए पूछा, क्या रास्ता निकालोगी? तुम तो मुझसे नफरत करती हो, फिर इसे कैसे ठीक करोगी? मेरी कड़वी आवाज सुनकर उसका दिल भारी हो गया। वह अपने दिल का सच बोलने ही वाली थी। किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करती हूं? लेकिन अगले ही सेकंड उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है। उसने तुरंत बात पलटी और कहा, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे 100वें प्रपोजल वाले दिन जो कुछ भी तुम्हारा है मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। लिन कैंड्यू उस दिन यह कहने वाली थी कि वह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली है। पहले वह अपनी फीलिंग्स इतनी जल्दी शो नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम कैलेंडर के पन्ने पलटती रहो, मैं आखिरी दिन का वेट करूंगा। मुझे दूर जाता देखकर वह हैरान रह गई और फिर धीरे से बोली, ठीक है, अभी 3 दिन और बचे हैं। मैं तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब जरूर दूंगी। मेरे जाने के 3 दिन पहले अपार्टमेंट जो मैंने सेल पर लगाया था वह बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आए और मैंने तुरंत साइन कर दिए। मैंने कहा कि मैं 3 दिन में यहां से खाली कर दूंगा और कुछ दिनों में घर का सारा सामान क्लियर कर दूंगा। उसके बाद नए ओनर शिफ्ट हो सकते हैं। एजेंट ने डेट नोट कर ली। मैं उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, लिन कैंड्यू 2 बैग्स के साथ बाहर आई। उसने एजेंट को 1 मिनट घूर कर देखा और फिर बहुत रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग कहा। एजेंट ने भी हैरान होकर उसे गुड मॉर्निंग कहा और चली गई।
लिफ्ट नीचे जाने के बाद मैं अपने रूम की तरफ मुड़ा, लेकिन लिन कैंड्यू ने अचानक मुझे रोका और अपने हाथ का एक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। वह बोली, मैं बस ऐसे ही उस तरफ गई थी, तो कुछ ज्यादा खरीद लिया। मैं यह सब अकेले नहीं खा पाऊंगी, क्या तुम थोड़ा ट्राई करोगे? मैंने उस बैग को देखा। उसमें मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स थे। वह शॉप सिटी के ईस्ट पार्ट में थी, जहां जाने में ही 2 घंटे लगते हैं और ऊपर से 1 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। वह खास मेरे लिए मेहनत करके मेरी पसंद के स्नैक्स लाई थी और अब बहाने बना रही थी। मैंने बिना कुछ बोले वह बैग ले लिया, लेकिन घर के अंदर जाते ही अगले ही सेकंड मैंने उसे कचरे के डिब्बे डस्टबिन में फेंक दिया। शहर छोड़ने के 2 दिन पहले मैं एक प्रिंटिंग शॉप पर गया और हजारों रुपए खर्च करके उंगली के साइज के 10,000 कार्ड्स प्रिंट करवाए। मैं अपने पुराने हॉस्टल गया और अपने रूममेट्स को एक काम सौंपा कि 3 दिसंबर को मेन बिल्डिंग की छत पर जाकर इन सारे कार्ड्स को कॉलेज स्क्वायर की हवा में उड़ा देना। मेरे फ्रेंड्स को हाल ही में हुई सारी बातें पता थी। उन्हें लगा कि मैं अभी भी उसके पीछे भाग रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, चांसो, अब इसे छोड़ दो यार। लिन कैंड्यू ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तुम खुद को और क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हाँ भाई, उसने सच में गलत किया है। वह तुम्हारे इस प्यार के लायक ही नहीं है। भले ही मैं उस तरफ नहीं जा रहा था, लेकिन अपने दोस्तों का यह कंसर्न देखकर मैं इमोशन हो गया। मैंने कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम बस मेरे लिए उन कार्ड्स को उड़ा देना, और वहां जो भी कचरा होगा उसे साफ करने के लिए मैंने पहले ही एक क्लीनिंग कंपनी को हायर कर लिया है। इसके अलावा मैं वहां उसे प्रपोज करने नहीं जा रहा हूं, मैं उसे हमेशा के लिए गुड बाय कहने जा रहा हूं। मेरी बात सुनकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। मैंने उन्हें थैंक्स कहा और वहां से निकल गया। मेरे रूममेट्स ने उस बॉक्स को खोला और एक कार्ड निकाल कर देखा, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लुचांसो को अब कभी लिन कैंड्यू से प्यार नहीं करना चाहिए। निकलने के एक दिन पहले मैं कॉलेज गया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और घर आकर पैकिंग करने लगा। मुझे यहां आए सिर्फ 6 महीने हुए थे, इसलिए मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था। लेकिन जो भी सामान था, उसका 3/4 हिस्सा लिन कैंड्यू से ही रिलेटेड था। मैंने कुछ बॉक्सेस लिए और सब कुछ उसमें डाल दिया। उसके लिए आधे महीने की मेहनत से बुने स्कार्फ को उधेड़कर मैंने फिर से ऊन का गोला बना दिया। चैरिटी में उसके दिए हुए उस सिरेमिक फ्लावर पॉट को, जिसे मैंने कितनी मुश्किल से ऑक्शन नीलामी में जीता था, उसे मैंने तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। रात रात भर जागकर जो लव लेटर्स मैंने लिखे थे, उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। उन चीजों के जाते ही लिन कैंड्यू और मेरे बीच का वह पुराना वक्त भी खत्म हो गया। आखिर में उस घर में सिर्फ 2 कपड़े बचे थे, एक शर्ट और एक लूज ब्लैक जीन्स, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने हमारी पहली मुलाकात के दिन पहनी थी। मैंने एक माचिस की तीली जलाई और उन्हें जलाकर राख कर दिया। जब मैं खड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि कुछ दूरी पर लिन कैंड्यू खड़ी थी। मैंने उससे कहा, बहुत सारा काम था, कुछ अननेसेसरी कचरा साफ करना था। अब सब साफ हो गया है, तो दिल का बोझ भी हल्का हो गया है। अगली सुबह अपोजिट घर का दरवाजा खुलने की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने फोन में टाइम देखा, तो नोटिफिकेशन बार में एक के बाद एक मैसेजेस आ रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद मुझे याद आया कि यह वह सीक्रेट ग्रुप है जिसमें मैं 1 साल पहले लिन कैंड्यू की पसंद नापसंद जानने के लिए ज्वाइन हुआ था। मैं उस ग्रुप से लेफ्ट होना भूल गया था और मेरे वहां होने की बात लिन कैंड्यू को भी नहीं पता थी। उस सुबह ग्रुप में लिन कैंड्यू की हॉस्टल फ्रेंड्स बहुत बिजी बातें कर रही थी। एक ने पूछा, लिन कैंड्यू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? कहीं एक्साइटमेंट में रात भर सोई तो नहीं? दूसरी ने कहा, पूछने की क्या बात है, वह कल रात 11 बजे से ही रेडी हो रही है। क्या इस बार तुम सच में लुचांसो का प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली हो? उसके नीचे लिन कैंड्यू का एक लंबा मैसेज था, यह सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हमारा साथ आना पहले से ही तय है। अब ऐसे बेवकूफी भरे सवाल मत पूछो। यह बताओ कि आज कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, यह वाली या वह वाली? उसकी भेजी हुई दर्जनों ड्रेसेस की फोटोज से पूरा ग्रुप भर गया था। सब हैरान थे कि लड़कों से दूर रहने वाली कॉलेज ब्यूटी लिन कैंड्यू इतनी प्रिपरेशन कर रही है। तब लिन कैंड्यू का बस एक ही रिप्लाई आया, मुझे वह बहुत पसंद है, इस जन्म में मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। उसकी वह लाइन देखकर मुझे सिर्फ हंसी आई और पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसका यह कहना कि वह मुझे पसंद करती है, मुझे एक बहुत बड़ा जोक लगा। वह मुझे पसंद करती है, इसीलिए उसने 99 बार मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करके सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। वह मुझे पसंद करती है, इसीलिए उसने मुझे इग्नोर करके दूसरे लड़कों के क्लोज होने का नाटक किया ताकि मुझे जेलस फील करा सके। वह मुझे पसंद करती है, इसीलिए उसने सच छुपाकर झूठ बोला, मुझ पर इल्जाम लगाया और मेरी फीलिंग्स को कुचल दिया। अगर यही उसका प्यार है, तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। ग्रुप में मैसेजेस बहुत तेजी से आ रहे थे। कुछ लड़कियों ने कॉलेज स्क्वायर से फोटोज भेजी। अभी सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन वहां इतनी भीड़ हो चुकी थी कि खड़े होने की जगह नहीं थी। सब मेरा एक सवा प्रपोजल देखने आए थे। एक फ्रेंड ने लिखा,
कैंड्यू जल्दी आओ, कहीं प्रपोजल स्टार्ट हो गया तो इस स्टोरी की हीरोइन को अंदर जाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जब मैं उस ग्रुप से बाहर आने वाला था, तभी लिन कैंड्यू का मुझे एक पर्सनल मैसेज आया, मैं निकलने के लिए रेडी हूं। मैंने मन में कहा, मैं भी निकलने के लिए रेडी हूं लिन कैंड्यू, बस फर्क यह है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। मेरे मन में एक छोटा सा लालच आया कि काश मैं देख पाता कि जब वे कार्ड्स कॉलेज ग्राउंड में उड़ेंगे, तब लिन कैंड्यू का रिएक्शन क्या होगा, और जब उसे पता चलेगा कि मैं देश छोड़कर जा चुका हूं, तब वह कैसा फील करेगी। लेकिन अफसोस, मैं यह नहीं देख पाऊंगा। आज से लिन कैंड्यू और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने बहुत शांति से अपनी पैकिंग खत्म की, उस खाली रूम को एक आखिरी बार देखा, अपना फोन लिया और लिन कैंड्यू के सारे नंबर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। यह सब करने के बाद मेरे दिल को एक बहुत बड़ा सुकून मिला। मैंने अपना सूटकेस उठाया, उस दरवाजे से बाहर कदम रखा और एक नई, खूबसूरत जिंदगी की तरफ बढ़ गया।